सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्मिन् सर, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर। अस्मिन् चलचित्र दूरभाषा चलचित्र दूरभाषा यंत्रेण उपस्थिताः विद्वंसगणाः सर्वेभ्यः नमो नमः। भवद्भिः ज्ञातं यत् वयम् अत्र कथम् उपस्थिताः अधुना वयं सर्वे कोविड अधुना वयं सर्वे कोविड-19 इति वायरस कारणेन पीडिताः गृहे एव स्थित्वा पठनपाठनस्य कार्यं कुर्मः। विद्यालयस्य अधुना अन्तर्जालिकमाध्यमेन पठनं पाठनं भवति प्रचलति। तथा अद्य वयमत्र अन्तर्जालिकमाध्यमेन सर्वे एकत्रिताः एवं अन्तर्जालिकमाध्यमेन छात्राणां शिक्षा कथं भवेत् तस्य निराकरणं कथं जातम् अस्य उपरि वयं संवाद माध्यमेन आलोचनां चर्चां कुर्मः। साम्प्रतं मित्राणि कार्यक्रमस्य प्रारम्भं वयं मङ्गलाचरणं माध्यमेन कुर्मः। एतदर्थं सर्वप्रथमम् अहं मिथिलेश महोदयं निवेदयामि यत् वैदिकमङ्गलाचरणं सुविचारम् उपस्थापयतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्वसता कृता जानता संगवे मही। जैसा कि आप सबों ने हमें टॉपिक दिया है 5 मिनट का है, 5 निमेषानन्तरं मम अवधि समाप्ता भविष्यति। अतएव संक्षिप्त रूपेण अहं स्वकीय पाठ्यवस्तु विषयवस्तु स्थापयामि अत्र सर्वेषां समक्षे। तर्हि मम विषयः अस्ति कथं वयं कक्षा शिक्षण अन्तर्गते शिक्षण सहायक सामग्रीणां प्रयोगं कथं कुर्मः। तर्हि साम्प्रतं सर्वेषां अवगमनाय अहं हिंदी भाषायां साम्प्रतं वदामि, शृण्वन्तु सर्वे। शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम प्रक्रिया को प्रेरित करती है। अधिगम प्रक्रिया क्या है? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, बच्चों के मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना। जो हम कुछ सिखाना चाहते हैं वो बच्चे सीख जाएं, तो वो सिखाने के लिए हमें सर्वप्रथम बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर हमें अपने सहायक शिक्षण सामग्री का चयन करना है और तत्पश्चात हमें उसी अनुसार अपने कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए हमें सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है। अब छात्रों को इससे क्या फायदा होगा? छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाया जा सकता है। अब जो उनके अभिरुचियों को, उनके आशाओं को हम अपने अनुरूप प्रभावित कर सकते हैं। बालकों के निरीक्षण शक्ति का विकास हो सकता है। बालक बहुत सावधानी से किसी भी दिए गए टॉपिक को, किसी भी पाठ्य वस्तु को, आपके द्वारा बताए गए किसी भी पाठ्य वस्तु को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अभी जो शिक्षण सहायक सामग्री जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह है परंपरागत सहायक सामग्री, जिसमें कि हम लोग हरित पट्ट, श्याम पट्ट व पाठ्य पुस्तक आदि, ये परंपरागत सहायक सामग्री। और फिर श्रव्य सामग्री के रूप में अभी जो ऑनलाइन शिक्षण जो हो रहे हैं, इसमें हमें वास्तविक पदार्थ दिखा करके हम आसानी से बच्चों तक अपने अधिगम को, अपने सिखाने वाले विषय वस्तु को हम स्थापित रख सकते हैं। अभी होलोग्राम, मॉडल, ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री है। अब एक है यांत्रिकी सहायक सामग्री।
जिस जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, अध्ययन यंत्र, लिंगोफोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे जो हैं ये सहायक सामग्री हैं जो हमारे शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाती हैं। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये इन सबों का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा पूर्व नियोजित पाठ्य वस्तु होगा, तद अनुरूप हम अपने विषय अनुसार हम अपने पाठ्य शिक्षण सामग्री का चयन कर सकेंगे। तो अभी जो संस्कृत भाषा से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम जो आजकल बच्चे टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं, तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि विषय वस्तु जो है टेलीविजन पे भी आ रहे हैं संस्कृत के। आप आसानी से संस्कृत के नाटकों को, संस्कृत के गीतों को, संस्कृत के समाचारों को आप बच्चों को पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, और रुचि जब उत्पन्न होगी तो बच्चे खुद ब खुद लयबद्ध तरीके से हृदयंगम करके आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठों को समझ सकेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जयदेव सर स्वविचारं प्रस्तुतं करोतु। जयदेव सर। हाँ, अस्तु अस्तु। मम विषय अस्ति संस्कृत अनुवादस्य सरलीकरण। जिस प्रकार संधि, प्रत्यय या उपसर्ग जो व्याकरण का अलग अलग विभाग को हम लोग बच्चों को समझाते हैं। अस्मत् शब्द अहम आवाम वयम, बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि बेटे जिस्मत् शब्द त्वम युवाम यूयम जो है वो मध्यम पुरुष के कर्ता पद है, और उत्तम पुरुष का जो है अहम आवाम वयम, ठीक है। और बाकी दुनिया में जो भी हम लोगों को दिखाई देता है, बाकी दुनिया में जो भी हम लोगों को दिखाई देता है वो प्रथम पुरुष में ही आते हैं। नहीं तो और अच्छे तरीका से मैं इसे ही बोलना पड़ेगा कि बोलो मैं उत्तम हूँ, बच्चे लोग भी बोलेंगे मैं उत्तम हूँ। तुम मध्यम हो, तुम मध्यम माने युष्मत् शब्द जो है वो मध्यम पुरुष का है, और वह सह वो प्रथम पुरुष का है। तो अगर बच्चे लोगों को इसी हिसाब से हम लोग पढ़ा देंगे, समझा देंगे कि मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो और बाकी सब प्रथम है, तो उसी तरह समझाएंगे तो बच्चे लोग पुरुष के हिसाब से कर्ता पद को अच्छी तरह से समझ लेंगे। बाकी तीसरा नियम है, हर कर्ता पद को हम लोग नंबरिंग कर देंगे। जैसे सह का नंबर 1, तो 2, 3, तीसरा थर्ड नंबर, फिर मध्यम पुरुष का त्वम युवाम यूयम 4, 5, 6 हो गया। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम अर्थात 7, 8, 9। इसको ब्लैक बोर्ड में अच्छी तरह से लिख करके बच्चों को भी उसको क्लास वर्क कॉपी में लिखने के लिए हम लोगों को बोलना पड़ा, ताकि या तो क्लास में जो पूरा जो कमजोर स्टूडेंट है उसको पहले हम लोग पढ़ाएंगे। बेटा बताओ पंचमा नंबर में 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? सर युवाम लिखा हुआ है। 9 नंबर में वयम लिखा है। तो इसी तरह अगर हम 2 बार 2 क्लास लेते हैं इसी प्रकार कर्ता का ज्ञान के लिए, तो मैं समझता हूँ कितने भी कमजोर बच्चा हो वो अच्छी तरह से कर्ता का ज्ञान वो आराम से समझ जाएगा, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आज चाहे हिंदी बच्चों को लीजिए या संस्कृत बच्चों को लीजिए 9 में या 10 में, ये भी बच्चा लोग स्टूडेंट जो है कर्ता पदों को आइडेंटिफाई करने में असमर्थ। लेकिन जब कर्ता पद या क्रियापद का निर्णय होता है वाक्य में, बहुत सारे बच्चे इसको बताने में असमर्थ होते हैं। परंतु ये अगर प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं क्लास में नंबर वाइज, हर कर्ता के पास नंबर लगाते हैं, तो प्रथम पुरुष 1, 2, 3, मध्यम पुरुष 4, 5, 6 और उत्तम पुरुष जो है 7, 8, 9, तो आराम से बच्चा लोग इसको समझ पाएंगे। मैं चौथा नियम बताना चाहूंगा। तो छात्रों को
एक कलम में तीनों कलम बनाना पड़ेगा। पहला कलम में 7 विभक्ति प्रथमा द्वितीय से लेकर के सप्तमी या संबोधन तक भी लिख सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 8। फिर बीच में मध्यम में विभक्ति के एग्नेस्ट में उसका कारक क्या है, जैसे प्रथम विभक्ति कर्ता कारक, और उसका चिन्ह क्या है, कर्ता प्रथम विभक्ति कर्ता कारक और उसका चिन्ह हुआ नहीं। संबोधन तक या अधिकरण तक भी लिख सकते हैं, अगर संबोधन भी जोड़ देंगे तो ठीक है। तो बच्चों को कम से कम इसको हम लोग स्टैंडर्ड 5-6 से अगर इसको याद करवा देते हैं, विभक्ति कारक और उसका चिन्ह, तो बच्चे लोगों को ये आराम से 6-7 में जब उनके पास आता है वाक्य रचना के लिए, संस्कृत में अनुवाद के लिए, तो आराम से। साहब इसके साथ में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। क्लास में जो हेलो समास है, वे प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आते हैं वे पाठ्य पुस्तक पर आधारित होते हैं। पाठ्य पुस्तक में जो पद रहता है उन्हीं पदों से समास और विग्रह की प्रक्रिया पूछी जाती है परीक्षा में। तो प्रश्न उठता है कि समास है क्या। जैसे की बात होती है, बच्चों के मन में बात आती है, क्योंकि 10 के बाद बच्चों को संस्कृत में शुरू से डायरेक्ट एक ही बार 10th क्लास में समास से परिचय होता है, और 10th के बाद फिर एक ही बार 12th में समास से भेंट होती है। समास वस्तुतः समास शब्द समसनम समासः अर्थात अनेक पदस्य एक पदी भवनम समासम। वस्तुतः संस्कृत भाषा विभक्ति प्रधान भाषा है, परंतु कभी कभी शब्दों की विभक्तियों को हटा करके शब्दों को छोटे कर दिए जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को विभक्ति को हटाना और फिर विभक्ति को लगाना, यही प्रक्रिया वस्तुतः समास है। अर्थात 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तो वे समास कहलाते हैं। सम अर्थात उपसर्ग है, अस धातु है और घई प्रत्यय से समास बनता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 2 या 2 से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना है कि उसके आकार में कमी आ जाए, आकार छोटा हो जाए, पर उसके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। अर्थ में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यही समास में मूल कंसेप्ट है कि सही तरीके से विभक्ति को लगाना और पूरा उस विभक्ति को हटा करके शब्दों को मिला देना, पदों को मिला देना, परंतु अर्थ में परिवर्तन न हो, यही ध्यान रखना। जैसे राज्य पुत्र, राजपुत्र, यहाँ राजपुत्र का वही अर्थ होगा जो राज्य पुत्र का होगा। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, इसमें कम से कम 2 पद रहना चाहिए, कम से कम 2 पद होने चाहिए। इसमें पहला पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। अब विचार करते हैं कि समास में करना क्या है। समास में खुलकर 2 काम करना है। एक को जोड़ना, जिसको समास कहते हैं, दूसरे को विग्रह कहते हैं। यानी 2 कार्य होता है। विग्रह वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात विग्रहस्य 2 प्रकारों, लौकिक विग्रह, वैदिक विग्रह। अर्थात विग्रह अर्थात खंड कर देना, अलग अलग कर देना। जब समस्त पद को
उचित विभक्ति लगा करके अर्थ सामर्थ्य के अनुसार जब उसको पूर्व काल की स्थिति में ला दिया जाता है तब उसे विग्रह कहते हैं। अब समास और जब पुनः जोड़ दिए तो वो समास हो गया। अब समस्त पद, इन विग्रहों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए गए। अर्थात पहले बच्चों को यह समझा देना कि समास वास्तव में है क्या, समास का मूल कंसेप्ट है क्या, अर्थ को देख करके पूर्व पद और उत्तर पद के संबंधों को देख करके उसमें उचित विभक्ति का प्रयोग कैसे कर दें, इन्हीं बारीक कंसेप्ट को बता देना समास की मूल पूंजी है। समास के जितने भेद किए गए हैं अपने अपने भेद के कुछ नियम को छोड़ दें तो सामान्यतः यह नियम सब में लागू होता है कि पूर्व पद अपनी विभक्ति को छोड़ता है और उत्तर पद के साथ मिल जाता है। पुनः अर्थ के अनुसार पूर्व पद में विभक्ति लग जाती है और वो पद पुनः अलग हो जाता है। अब इन विग्रह के आधार पर हम देखते हैं पद की प्रधानता के आधार पर, अर्थ की प्रधानता के आधार पर कभी कभी क्या होता है कि पूर्व पदार्थ प्रधान हो जाता है, अर्थात समस्त पद पर पूर्व पद के का प्रभाव दिखता है। जैसे यथा शक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य, यहाँ यथा शब्द अव्यय पद है। यथा के प्रभाव से आकर के जब समस्त पद बनता है यथा शक्ति, वह शक्ति अपने मूल स्वभाव को छोड़ करके समस्त पद में वह अव्यय जैसा दिखने लगता है, अव्यय जैसा व्यवहार करने लगता है। यानी यथा शक्ति शब्द अव्ययी भाव हो जाता है, यानी अव्यय जैसा हो जाता है। मूलतः यथा अव्यय है, शक्ति शब्द संज्ञा पद है जो स्त्रीलिंग है, परंतु जब दोनों मिलते हैं तो पूर्व पद का प्रभाव के कारण, इसी के आधार पर कहा गया कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी किसी में पूर्व पद की प्रधानता हो जाती है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता हो जाती है। कभी कभी देखते हैं कि दोनों पद प्रधान हो जाता है, रामश्च लक्ष्मणश्च। कभी कभी देखते हैं कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, किसी तीसरे पद के बारे में बताने लगता है। जैसे पीताम्बरः, लंबोदरः, लंबः उदरः। यहाँ लंबः उदरः दोनों अपने अपने अर्थ को छोड़ करके समस्त पद लंबोदर जब बनता है तो रूढ़ शब्द हो जाता है, गणेश के अर्थ में चला जाता है। इसी प्रकार से शब्द का प्रधानता के आधार, पद के में आए हुए अर्थों के आधार पर इस प्रकार हम समास के चार भेद करते हैं। अब अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व हो गया और बहुब्रीहि हो गया। अव्ययी भाव बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझा देना होगा, जैसे शब्द को ही समझा देना होगा। जैसे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव क्या है? अव्यय है पहले उसमें, न व्ययः अव्ययः, अर्थात न अव्ययम अव्ययम इति अव्ययी भावम, न व्ययम इति, न व्ययम अव्ययम इति अव्ययी भावम। अब जब पूर्व पद अव्यय होगा, उत्तर पद संज्ञा पद होगी, तो अब विभिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थों में अलग अलग हम उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग करते हैं। अब एक समास थोड़ा सा बस करके 1 मिनट में दे करके वाणी को समाप्त करेंगे कि अव्ययी भाव, इसमें 3-4 बातें हैं जो ध्यान देने की है। पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद सदैव कोई ना कोई उपसर्ग या अव्यय रहता है, दूसरा पद संज्ञा पद है। समस्त पद जब बनता है तो यह अव्यय जैसा हो जाता है, इसका रूप नहीं करता। अर्थात अब इसमें अव्ययी भाव बनाने में जो मूल नियम है कि संज्ञा के अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं और ह्रस्व करने के बाद समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। महावीर सर, मेरा समय हो गया ना? हाँ सर। हेलो,
समय हो गया मेरा? हाँ सर, समय जो है सो हो तो गया ही है। हो गया? हाँ, ठीक हाँ, ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अस्तु धन्यवाद, अस्तु। धन्यवाद, धन्यवाद। सर यहाँ पर प्रॉब्लम है धन्यवाद सर। नेटवर्क। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है सर, दिक्कत हो रहा है। ठीक है सर, अभी सर